तो आइए आज हम समझते हैं ये तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये हमारे क्लास 10वीं के रसायन विज्ञान 5वां चैप्टर है। आप अगर कक्षा 10 में नहीं भी है तो भी आप इसको समझ सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चैप्टर है ना। तत्वों से संबंधित बातें हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि अभी तक ज्ञात तत्वों में तत्व हम किसको कहते हैं, तो तत्व हम जैसे सोना है, चांदी है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, बहुत सारे इस प्रकार से अभी तक हमको 114 तत्व अभी तक ज्ञात हो चुके हैं। कितने? 114 तत्व अभी तक हमको ज्ञात हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो तत्व है उनको मुख्य रूप से दो भाग है, जैसे कि अधातु और धातु। क्या मुख्य रूप से दो भाग है, धातु और अधातु। इन 114 में से कुछ ऐसे तत्व है जिनका गुण धातु से भी और अधातु से भी, दोनों से मिलता है। इन तत्वों को हम क्या बोलते हैं, तो उनको उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपधातु। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। अगर बात किया जाए धातु की संख्या का तो ये 92 है और अधातु की संख्या का 22 है। और जो तत्व ऐसा है जिनका गुण धातु और अधातु दोनों से मेल खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम उपधातु बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 7 है। और कुछ ऐसे तत्व भी है जो स्वतंत्र रूप में रह जाते हैं, जिसको अक्रिय गैस बोलते हैं। उसकी संख्या कितनी है? 6 है। ये 6 कौन कौन से हैं? तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। ये इनका संकेत है और ये इसका पूरा नाम है। ठीक है। तो ये 6 ऐसे तत्व है। अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है, इसको हम बोलते हैं। इसकी संख्या 6 है और ये हमारे आवर्त सारणी के 18वें वर्ग है या फिर शून्य वर्ग आप कह सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि अब ये तत्वों का आवर्त वर्गीकरण सबसे पहले समझे। जैसे कि तत्व हम समझ गए क्या है। तत्व को कितने 4 कैटेगरी में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु और अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस। ठीक है। अब ये समझे कि तत्वों का जो ये आवर्त वर्गीकरण है ये मतलब क्या। तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हम किसको बोलते हैं? समान गुणों वाले ये जो तत्व है, बोले कि 114 तत्व है अभी तक ज्ञात, तो उस 114 तत्वों में समान गुण वाले भी तो तत्व है। ऐसा तो नहीं कि सबके गुण अलग अलग ही होते हैं। तो जो समान गुण वाले तत्व है उनको एक वर्ग में सजाने की जो विधि होता है, तरीका होता है कि हम कैसे उसको एक साथ रख ले ताकि हमको आसानी से लर्न कर सके, सीख सके, उसके बारे में जो ज्ञान गुणधर्म है उसको सीख सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सजाने की जो विधि है उसको बोलते हैं हम आवर्त वर्गीकरण। क्या बोले कि तत्वों के समान गुण वालों को एक साथ रखने की जो विधि है, तरीका है, उसे हम क्या बोलते हैं? आवर्त वर्गीकरण। बात समझ में आया? ठीक है। अब चलते हैं तो तत्वों का वर्गीकरण का क्रम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण में डैगो राइनर साहब ने अपना त्रिक दिए। सबसे पहले क्या दिए? तो डैगो राइनर साहब ने अपना त्रिक दिए। डैगो राइनर साहब ने क्या दिए? तो अपना त्रिक दिए। कब दिए? तो 18 से 17 ईस्वी में। कब दिए? 18 से 17। इनका त्रिक इस आधार पे था कि परमाणु का द्रव्यमान जो होता है, 2 तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अगर लगातार 3 तत्व लिया जाए तो 2 तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो बीच वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के समकक्ष होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, पहले और तीसरे को, और उसमें 2 से भाग दे देते हैं तो ये बीच वाला के बराबर होगा। इस तरह से डैगो राइनर साहब ने 3 त्रिक दिए। कितने त्रिक दिए? तो 3 त्रिक दिए। पहला त्रिक में रखे इन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरे त्रिक में रखे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं और उसमें 2 से भाग देते हैं तो ये बीच वाले के बराबर होता है। इसी तरह से इधर क्लोरीन, ब्रोमियम और ये आयोडीन। इस तरह से 3 त्रिक दिए। अब बात को कुछ समझे हम कि अब कहिएगा कि इसके बाद तो अभी हम पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसका मतलब ये है कि कुछ कमियां रह गई। इसके बाद डैगो राइनर साहब के बाद दूसरे भी नियम आए, दूसरे भी तरीका आए वर्गीकरण के। तो इसमें क्या कमी रह गई जिसके कारण हमको दूसरा आना पड़ा था? इसकी कमी देखते हैं। कमी क्या रह गई कि ये सिर्फ 3 ही त्रिक बता पाए। मतलब हमारे पास अगर मान लीजिए जितने तत्व है सबको वर्गीकरण कर दे तब ना फायदेमंद बात है। अगर सब नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ कमी है। तो इन कमी के चलते ये 3 ही कर पाए तो ये इनकी कमी रह गई। उसके बाद सभी तत्वों के लिए इन्होंने वर्ग नहीं बना। ठीक है। तो फिर क्या हुआ? इनके बाद दूसरे वर्गीकरण का आते हैं हमारे पास
दूसरे वर्गीकरण क्या होता है, डायवरनर साहब 1817 में जो त्रिक दिए उनके बाद न्यूलैंड साहब ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया। क्या दिए, तो न्यूलैंड साहब ने अपना अष्टक सिद्धांत दिए। कब दिए, तो 1866 ईस्वी में दिए। और ये अष्टक सिद्धांत जो डायवरनर साहब ने अपना त्रिक दिए थे उनसे कुछ ज्यादा तत्वों के लिए कैसे दिए थे, डायवरनर साहब भी परमाणु के द्रव्यमान के अनुसार ही त्रिक दिए। ये क्या बोले कि पहले तत्व का जो गुण है अगले 8वें तत्व के गुण के समान मिलता है। क्या बोले, दूसरे जो आवर्त वर्गीकरण के क्रम में दूसरे जो हमारे न्यूलैंड साहब ने दिए उसको बोले अष्टक सिद्धांत है। ये अष्टक सिद्धांत क्या कहते हैं कि पहले तत्व का अगर इस नियम में हम कहीं से भी चले, कहीं से भी शुरू करें, मान ले लिथियम से हम शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सोडियम आया, तो इसका मतलब है कि लिथियम और सोडियम का गुण क्या होगा, समान होगा। अगर हम बेरियम से ही शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये बेरियम का और क्या होगा, मैग्नीशियम का क्या होगा, तो गुण समान होगा। ये न्यूलैंड साहब कहते हैं कि पहले तत्व का गुण कहीं से भी शुरू करने पर उसके 8वें तत्व के गुण के समान होंगे। अब देखिए इनमें भी कुछ कमियां आ गए। क्या कमियां आ गए, तो इन्होंने भी इनके जो ये अष्टक सिद्धांत है सिर्फ कैल्शियम तत्व तक ही लागू हुए, इसके बाद ये फेल हो गए। तो कई भाग फेल हो गया और क्या हो गया, तो ये केवल हल्के तत्व पे ही लागू हो पाए, ये इनकी कमियां रह गई। दो दो तत्वों को एक वर्ग में रखा गया, ये भी गलत बात भाई। अगर आप एक एक तत्व को एक एक वर्ग में रख रहे हैं, एक एक घर में रख रहे हैं, एक एक जगह पे रख रहे हैं, तो फिर एक साथ दो को कैसे रख दिए, तो ये भी तो गलत बात है। तो ये भी इनकी कमी रह गई। फिर इन्होंने क्या बोले कि जिस समय न्यूलैंड साहब ने अपना अष्टक सिद्धांत दिए थे उस समय 56 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे, तो 56 तत्व ज्ञात थे। तो डायवरनर न्यूलैंड साहब ने ऐसा नहीं कहा कि आगे और भी तत्व आ सकते हैं। उन्होंने क्या बोला, 56 तत्व ज्ञात है, अब नहीं आगे कोई भी तत्व आविष्कार हो सकता है या ज्ञात। इसके विषय में इन्होंने नहीं कुछ कहा, ये भी इनकी एक कमी रह गई। कमी को कह सकते हैं या फिर सीमा कह सकते हैं। तो इनमें इस सारी कमी को क्या हुआ, तो हमारे मेंडलीव साहब आए 1869 ईस्वी में और उन्होंने इन कमियों को दूर किया। क्या बोले सर, तो सर बोल रहे हैं कि इनका नियम क्या है, तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते। क्या बोले मेंडलीव साहब कि परमाणु का द्रव्यमान के आवर्त फलन होते। क्या, तो तत्वों का गुणधर्म। तो फिर इन्होंने कह रहे हैं कि ये जो अपना आवर्त सारणी दिए कुछ इस प्रकार से थे। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 क्षैतिज पंक्ति था, जिन क्षैतिज पंक्ति को हम आवर्त के नाम से जानते हैं, और 8 1 2 3 4 5 6 7 8 उदग्र स्तंभ थे, मतलब ये खड़ा वाला 1 2 3 4 5 इस प्रकार से कितने 8। इसको हमने समूह या फिर वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा फिर कह रहा है कि तत्वों का आरोही क्रम परमाणु द्रव्यमान के अनुसार मेंडलीव साहब ने रखा। तत्वों के आरोही क्रम को किस अनुसार रखे, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम, है ना, आरोही क्रम में, मतलब सबसे कम परमाणु द्रव्यमान, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। ठीक है, फिर कह रहा है समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में भी रखा गया। समान गुण वाले जो थे उसको एक समूह में रखा गया। समूह कहने का मतलब क्या, वर्ग में, कि इस वर्ग में जो होंगे एक समान वाले गुण होंगे, दूसरे समूह में दूसरे गुण वाले तत्व होंगे। ठीक है, चलिए इनके आगे थोड़ा सा विशेषता देखते हैं। इनके मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषता है। तो मेंडलीव साहब के अनुसार तत्वों का जो अध्ययन में क्या हो गया, बहुत सुविधा हो गया, क्योंकि इन्होंने लगभग बहुत सारे तत्वों के लिए, लगभग तत्वों के लिए दे दिए कि सारे को एक सारणी बना दिए, जिस सारणी में सबके लिए दे दिए। तो तत्वों के अध्ययन में सुविधा हो गया। नए तत्वों की भी भविष्यवाणी कर दी कि आगे इस तरह के गुण वाले और तत्वों का आविष्कार होंगे। क्या बोले कि आगे इसी तरह से और तत्व बनेंगे। और क्या बोले, तो तत्वों का यौगिक की प्रकृति के अनुसार जानकारी दी, कि बोला कि ये प्रकृति का ये जो तत्व है ना, इस तरह के प्रकृति वाले एक दो घर खाली भी छोड़े अपने आवर्त सारणी में, कि इस प्रकृति का यहाँ पर एक और तत्व आ सकते हैं, ये भी बोले सर। फिर क्या बोल रहे हैं कि अनुसंधान कार्य में भी सहायता हुई, क्योंकि सारे तत्वों के बारे में अगर हम आसानी से किसी टेबल के थ्रू समझ ले तो आसानी हो जाती है। फिर इनमें भी कुछ दोष निकल आए, कुछ सीमाएं, समय के अनुसार देखिए लोगों की कामनाएं बढ़ने लगती है, तो कुछ कुछ कमी दिखना लगा। जैसे कि क्या कमी दिखा, तो हाइड्रोजन का कोई पक्का स्थान नहीं दे पाए कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा। हाइड्रोजन का पक्का स्थान नहीं दे पाए, मतलब निश्चित स्थान नहीं कर पाए।
दूसरी बात समस्थानिक, समस्थानिक के लिए भी स्थान नहीं दे पाए। समस्थानिक हम किसको बोलते हैं? देखिए, दो समस्थानिक हम उसको कहते हैं जिसमें परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम समस्थानिक बोलते हैं। तो समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं दे पाए। फिर क्या बोले? परमाणु द्रव्यमान को क्रम सही नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब देखिए, नंबर जैसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बढ़ रहा है, तो कहने का मतलब इस प्रकार से अगर रखे तो कभी अगर आपको 3 के बाद 2 आ जाए फिर 4 आ रहा है तो आपको लगेगा ना कि गलत बात है। तो ऐसा इन्होंने कई बार इनके आवर्त सारणी में देखने के लिए हमको मिलता है कि ज्यादा वाला पहले रखा गया, कम वाला उसके बाद है, तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये भी दिखा, तो ये इनकी कमी रह गई, या फिर आप कह सकते हैं कि सीमा है, दोष है। फिर क्या देखा गया कि ये जो 8वां वर्ग है, इस 8वां वर्ग में 3-3 तत्व को एक साथ रखा गया। ये भी गलत बात है। अगर भाई आप सभी आवर्त में वर्ग में एक एक तत्व रख रहे हैं तो फिर 8वां में क्यों 3-3 रख रहे हैं? तो ये भी इनका दोष कहा जा सकता है। अब आते हैं हम हमारे आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको अभी भी हम पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसको कहते हैं? तो एक तरह से अगर आप समझना चाहे तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ भी है। आधुनिक आवर्त सारणी इसको कहते हैं, ये पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट इस तरह का, इस आधुनिक इसे हम क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी 1913 ईस्वी में हमारे हेनरी मोसले साहब ने दिए। आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिए? तो आधुनिक आवर्त सारणी 1913 ईस्वी में हेनरी मोसले साहब ने दिए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि नियम क्या रखा कि तत्वों का जो गुणधर्म होता है ना, वो परमाणु द्रव्यमान अभी तक सब बोल रहे थे, लेकिन अब क्या बोले इन्होंने कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। किसके? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। फिर ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें 7 आवर्त और 18 समूह या वर्ग रखे हैं। जबकि हमने देखे थे कि मेंडलीव साहब वाला में क्या देखे कि उसमें आवर्त की संख्या 6 और उदग्र की संख्या 8। तो गलती नहीं करना है, मेंडलीव में उदग्र 18 नहीं है, 8 है, लेकिन आधुनिक में क्या है? 18 है। वहीं पर इसमें आवर्त कितने हैं? तो आवर्त 7 है, जबकि उसमें आवर्त कितने हैं? तो 6 है। तो ये गलती नहीं करना है। तो हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह या वर्ग है। अब देखिए एक बात और समझे, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर धातु को रखा गया है, जबकि दाईं ओर अधातु को रखा गया। देखिए थोड़ा सा आधुनिक आवर्त सारणी को देख लेते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में देखिए, ये इस तरफ से जो है ये मेरा धातु है, जबकि इधर देखिएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये क्या है? मेरा अधातु है। और बीच में हम जैसे कि यहाँ पर बोले थे ना आपको कि यहाँ पर जो बोले थे आपको कि बीच में, इन दोनों के बीच में क्या रखा गया? तो उपधातु को। तो देखिए जैसे यहाँ पर बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो इस प्रकार से ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये क्या है? अधातु है। चलिए अब इनको फिर से समझिए। और क्या हुआ? तो ये आधुनिक आवर्त सारणी में धातु और अधातु को बीच में किसको रखा गया? तो उपधातु को रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक में बांट दिया गया। कितने ब्लॉक में बांटा गया? 4 ब्लॉक में। हमने 9th में पढ़ा भी था कि S, P, D, F उपकक्षा के रूप में नाम सुने थे, और यहाँ पर क्या है? 4 ब्लॉक के रूप में। तो 4 ब्लॉक में जैसे वर्ग 1 है, जैसे समूह है, समूह या वर्ग बोले तो 1 और 2 वर्ग को क्या बोले? S ब्लॉक बोले। 13 से लेकर 18 तक को क्या बोले हम? P ब्लॉक बोले। 13 से लेकर 12 तक को क्या बोले हम? D ब्लॉक बोले। और नीचे जो लेप्टेनाइट्स या एक्टिनाइट्स होते हैं उनको हम डी ब्लॉक बोले। थोड़ा सा हम इसमें समझ लें। जैसे देखिए ये जो ब्लॉक है इधर का पहला और दूसरा, इनको हम क्या बोले? तो इनको बोले हम कौन सा? तो इनको बोले हम S ब्लॉक। ये बीच में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो 12 है इनको बोले हम कि क्या है? तो ये डी ब्लॉक है, 3 से लेकर 12 तक। और ये 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये 18 तक जो है यहाँ इनको हम क्या बोले? तो पी ब्लॉक बोले। और नीचे जो ये लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स है इनको क्या बोले हम? तो हम इनको बोले कि ये डी ब्लॉक है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए प्रत्येक आवर्त में अगर प्रथम बात करें, प्रथम माने ये पहले वाला, तो ये पहले वाला क्या होता है? तो क्षार धातु होता है। और अंतिम बात करें ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, तो ये क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम समझते हैं कि गुणधर्म में क्या बदलाव होता है, तो कैसे होता है, किधर से किधर जाने पर बदलाव होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। तो देखिए समझते हैं। तो हम यहाँ पर इनको गुण लिखे हैं, किसके अनुसार बदलेंगे। और यहाँ बोले हैं क्या? आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर, और यहाँ समूह मतलब वर्ग बोलते हैं ना, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। तो अगर संयोजकता की बात करते हैं सबसे पहले, तो संयोजकता अगर
आवर्त में बाईं से दाईं मतलब इधर से इधर अगर जाएगा तो पहले तो 1 से बढ़ करके 4 होगा, फिर क्या होगा धीरे धीरे घटते घटते 0 पे आ जाएगा। तो ये इसमें किसमें होते हैं, आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर। लेकिन अगर समूह में बात करें कि हम अगर ऊपर से लेकर ऐसे नीचे की तरफ बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ समान होते, कुछ भी बदलते नहीं थे। जैसे देखिए समझिए इसमें कि अगर यहाँ पर सोडियम का संयोजकता 1 है तो इसका मतलब पोटासियम का भी, रुबिडियम की भी, सीजियम का भी, फ्रांसियम का भी, सबका क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से लिख। अब आप बात करें आकार का, तो आकार का अगर हम बात करते हैं तो अगर हम आकार का बात करते हैं तो अगर बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है, तो घटता है। अगर मान लीजिए फिर धात्विक गुण का क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं तो घटता है। जबकि यहाँ ऊपर से नीचे की बात करेंगे तो क्या होता है, तो बढ़ता है। आकार और धात्विक गुण दोनों बढ़ता है। लेकिन अधात्विक गुण क्या होता है, तो बाईं से दाईं जाने पर क्या होता है, तो बढ़ता है, और ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, तो घटता है। वहीं विद्युत धनात्मकता का अगर बात करें तो ये क्या होता है, बाईं से दाईं जाने पर तो ये घटती है, जबकि ऊपर से नीचे में क्या होता है, बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता का अगर बात करें तो ये क्या होता है, बाईं से दाईं जाने पर ये बढ़ती है, जबकि ये क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर तो ये क्या होता है, घटती है। क्रियाशीलता बोलते हैं ना, अभिक्रिया करने में कौन सबसे ज्यादा तेज है, तो अभिक्रियाशीलता बात करें तो पहले तो घटती है फिर बढ़ने लगती है ना। बस ऊपर से नीचे जाने में क्या होता है, तो पहले तो बढ़ती है जबकि अधातु का घटती है। कहने का मतलब क्या, धातु अगर है तो धातु का क्या होगा, बढ़ेगा, जबकि अधातु अगर होगा तो उसका क्या होगा, घटेगा। फिर अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति, हम जानते हैं ना कि धातु में क्या होता है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो हमेशा त्याग करते हैं। तो यही बात बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो त्याग करेगा वो अगर बाएं से दाएं जाएगा तो उसका घटने लगेगा, जबकि अगर मान लीजिए इधर ऊपर से नीचे आएगा, अगर धातु है तो बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला हम बात अगर करें तो बाईं से दाईं जाता है तो बढ़ने लगता है। लेकिन यहीं पर अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये धातु में क्या होता है, तो घटने लगता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई है तो आप हमें कमेंट में लिखिए, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको और आप सबको अगर फायदा हो रहा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमको समझ में आता है। देखिए हम अभी काम कर रहे हैं तो ये इनसे हमें यही मोटिवेशन के रूप में है कि आप क्या लिखते हैं कमेंट में, वही मोटिवेशन है मेरे लिए। हम जो आप अगला वीडियो बनाते हैं तो इस चीज़ को देखते हुए बनाते हैं कि हमारा कमेंट बॉक्स में क्या लिखा जा रहा है, हमारे लाइक और डिसलाइक का रेशियो क्या है। अगर कोई कमी है तो आप हमें बोलिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, हम आपके फायदे के लिए काम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।